Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Fourth lecture from chapter number 6, which is about energetics. The topic of today is Hess's law. This lecture is based on student learning outcome, which states that explain Hess's law, and another SLO from the same topic. Apply Hess's law to calculate enthalpy changes in the reactions which are carried out in the multiple steps. स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में एक तो हैसेस लॉ स्टडी करना है और उसके बाद हमने हैसेस लॉ को अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंजेस इन द रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन में एंथैल्पी चेंजेस हम कैलकुलेट करेंगे हैसेस लॉ अप्लाई करके, जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में भी अकर कर सकता है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में भी अकर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिंबॉलिक रिएक्शन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन द reactant A is being converted into the product B in one step। और सपोज इस रिएक्शन में के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हुआ है और यही रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है। बाज़ रिएक्शन है जो एक स्टेप में भी कंप्लीट होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप में भी कंप्लीट होते हैं। सपोज यही रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी A इज़ कन्वर्टेड इनटू C, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और सपोज कीजिएगा कि इस स्टेप के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। C इज़ देन कन्वर्टेड इनटू D, सेकेंड स्टेप। और सपोज कीजिएगा कि इस स्टेप के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है, एंड देन D इज़ कन्वर्टेड इनटू B इन द थर्ड स्टेप। और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है। यानी यहाँ पे जो है वो A इज़ कन्वर्टेड इनटू B इन द थ्री स्टेप्स वाया A टू C, देन C टू D एंड देन D टू B। तो स्टूडेंट हेसेस नामी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये रिएक्शन अगर एक स्टेप में कंप्लीट होता है या एक से ज़्यादा स्टेप्स में, दोनों सूरतों में जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो सेम रहेगी। यानी हेसेस लॉ के मुताबिक डेल्टा H, दैट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन द रिएक्शन is completed in one step, is equal to sum of the enthalpy changes when reaction is completed in three steps, that is it is equal to sum of delta H1, delta H2 and delta H3। तो इस ऑब्जर्वेशन से हेसेस लॉ को यूं स्टेट किया जा सकता है कि the enthalpy change in a chemical reaction always remains same whether the reaction is completed in one step or in more than one steps। So enthalpy change in a chemical reaction always remains same whether the reaction is completed in one step or in more than one steps। आप यूं भी कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। यानी एंथैल्पी चेंज जो है वो किसी रिएक्शन की नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करती। ये स्टेटमेंट है। तो इसकी रीज़न ये है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द
path followed by the reaction. So enthalpy, reason enthalpy is a state function. Hence, the enthalpy change in a chemical reaction only depends upon the initial and final state but remains independent of mechanism or path followed by the reaction. अब इसकी एक रियल एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डायरेक्टली प्रिपेयर की जा सकती है बाय बर्निंग कार्बन in the excess of oxygen. So when carbon is burnt in excess oxygen, it forms carbon dioxide. इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, this is equal to 393.5 kilojoule पर मोल. ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है. अब सपोज कीजिए कि यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है. सो इफ कार्बन इज बर्न्ड इन द लेस ऑक्सीजन, अगर जो है वो इसको लेस ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए, कार्बन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, this will burn to produce carbon monoxide gas. This is the step 1. और सपोज कीजिएगा कि ये स्टेप 1 के लिए एंथैल्पी चेंज जो है इट इज इक्वल टू 110.52 किलो जूल पर मोल. और सेकंड स्टेप में ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है. इट रिएक्ट्स विद मोर ऑक्सीजन to produce carbon dioxide gas. सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2, दिस इज इक्वल टू 282.98 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी रिलीज होती है. अब हेसिस लॉ के मुताबिक जो है एक स्टेप में रिलीज होने वाली एनर्जी ये 393.5 किलो जूल पर मोल है, और 2 स्टेप में जो है वो हीट एनर्जी अगर आप मेजर करें, दैट इज यहीं पे कर लेते हैं डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. This is equal to minus 110.52 plus minus 282.92 plus 0.98. इसको सम अप कीजिए. So this comes out to be the same, that is minus 393.5 किलो जूल पर मोल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी चेंज है केमिकल रिएक्शन की वो सेम है. रिएक्शन चाहे 2 स्टेप में कंप्लीट होता है या 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, एंथैल्पी चेंज remains same. Our enthalpy change in the chemical reaction is independent of number of steps involved in the reaction. इसको अब हम यूं भी जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि
that is the sum of the enthalpy changes taking place in the cyclic process is equal to 0. Sum of enthalpy changes taking place in a cyclic process, this is equal to 0. अब ये कैसे है? स्टूडेंट्स सपोज कीजिएगा कि ये हम यहाँ पे इसी फिगर से देखते हैं कि ये साइकिल जो है वो कैसे कंप्लीट होता है। ये देखें, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है कन्वर्जन ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये आप देख लीजिए। इसको ज़रा हम इस तरफ करके ड्रा कर देते हैं। ये सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो 393.5 किलो जूल पर मोल है। ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 साइकिल कंप्लीट हुआ। 1 2 में, स्टेप 1 2 में टोटल एंथैल्पी चेंज -393.5 किलो जूल पर मोल। और थर्ड स्टेप में अब कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है कार्बन में और ऑक्सीजन में, तो इसलिए अब यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज जो हो जाएगी वो क्या कहते हैं, प्लस 393.5 हो जाएगी, क्योंकि अब रिएक्शन जब रिवर्स होगा तो ये एंडोथर्मिक होगा। तो अब अगर 1 2 और 2 स्टेप टोटल -393.5 इसमें सम अप करें, 3 + 393.5 तो 0 आ जाता है। तो ये इस साइक्लिक प्रोसेस में जो टोटल एंथैल्पी चेंज अकर कर रही है दैट इज इक्वल टू 0. So sigma delta H naught, that is sum of the enthalpy changes taking place in the cycle process, is equal to 0. स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हेसिस लॉ की एप्लीकेशन क्या है। तो हेसिस लॉ से बाज़ सब्सटेंसेस की के लिए एंथैल्पी चेंज, चाहे वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो, वो डायरेक्टली डिटरमिन नहीं की जा सकती। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, अभी बताता हूँ। तो ऐसे में हेसिस लॉ अप्लाई किया जाता है फॉर इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट्सेट्रा। मिसाल के तौर पे आप एक एग्ज़ाम्पल देखिएगा। ये एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H0F for carbon tetrachloride. This cannot be measured, cannot be directly measured. अपने एलिमेंट से। उसकी वजह यह है कि कभी भी कार्बन और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन से CCl4 प्रिपेयर नहीं की जा सकती, ये मुमकिन नहीं है ये रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह जो है वो और आप एग्ज़ाम्पल जो है वो देखिएगा कि हम जब एल्युमिनियम को बर्न करते हैं एयर में, एल्युमिनियम या बोरान को, तो जैसे ही हम एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसकी सरफेस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर प्रोड्यूस हो जाती है।
ये लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड की ये एल्युमिनियम को फर्दर रिएक्ट नहीं करने देती। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो ऐसी सूरत में हम जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन, या यूं कह लीजिए कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर एल्युमिनियम या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन, ये डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते। सेम इज़ ट्रू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरान ऑक्साइड। तो ऐसी सूरत में हम जो है वो इनडायरेक्टली हैसेस लॉ अप्लाई करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ formation of aluminium oxide, boron oxide, और in the same way मीथेन गैस जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डायरेक्ट रिएक्शन से जो है वो प्रिपेयर नहीं की जा सकती। यानी कार्बन और हाइड्रोजन ये रिएक्ट करके मीथेन डायरेक्टली नहीं बनाते। तो यहाँ भी हम हैसेस लॉ अप्लाई करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम किया जा सकता है। इसकी जो फोर्थ एप्लीकेशन है that is the enthalpy of reaction from the enthalpy of formation in calculation of determination or calculation of enthalpy of reaction from enthalpy of formation, from enthalpy of formation। तो ये हम कैसे मालूम करते हैं? दिस इज by applying the relationship. Enthalpy of reaction is the sum of enthalpy of formation of all the reactants. This is sigma enthalpy of formation of all the products minus sum of the enthalpy of formation of all the reactants. तो स्टूडेंट्स अभी हम जो है ये एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि हम हैसेस लॉ की मदद से हम एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हम कैसे मालूम करेंगे। तो ये आप इसको ज़रा हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं कि हमने एक इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन आप प्रोडक्ट में लिख लीजिए, इट इज़ इन द गैस स्टेट। अब इसके कंपोनेंट एलिमेंट क्या हैं? दे आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन इन द सॉलिड स्टेट, बैलेंस कीजिए, दिस इज इन द गैस स्टेट। हमने इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज मालूम करनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। इसके लिए हमें जो डाटा चाहिए दैट इंक्लूड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो ये आप डाटा अब देखिएगा कि डाटा जो हमारे पास अवेलेबल होगा
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, जब कार्बन एक्सेस ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा H1, दिस इज इक्वल टू 393.5 किलो जूल पर मोल। 393.5 किलो जूल पर मोल, इसे आप इक्वेशन 1 कह लीजिए। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जब बर्न करती है ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म्स वाटर, और दिस एंथैल्पी चेंज डेल्टा H02, दिस इज इक्वल टू 285.8 minus 285.8 किलोजूल पर मोल, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड जो है हमारे पास जो सब्सटेंस है इस रिएक्शन में वो मीथेन है। जब मीथेन बर्न करती है इन द एयर CH4 प्लस ऑक्सीजन, it forms carbon dioxide and water. This is gas, this is gas, this is gas, water in the liquid state. इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 इज इक्वल टू -890.4। कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स आपने ये इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो मालूम करने के लिए क्या करना है, आपने इन तीनों इक्वेशन को इस तरह अरेंज करना है कि उनको सम अप करने से आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए। और जब आप इन तीनों इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो आप उनकी एंथैल्पी चेंजेस को सम अप करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखें, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर 1 मोल ऑफ कार्बन एज रिएक्टेंट। इक्वेशन 1 हमें दे रही है 1 मोल ऑफ कार्बन एज रिएक्टेंट। तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट इक्वेशन 1, यहां लिखेंगे राइटिंग इक्वेशन 1। तो ये कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डेल्टा H4 इसको अब कर लेते हैं, डेल्टा H04, दिस रिमेन 393.5 किलो जूल। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हमें चाहिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एज रिएक्टेंट। इक्वेशन टू हमें दे रही है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज रिएक्टेंट। तो यहाँ पे 2 मोल एक्वायर करने के लिए क्या हम करेंगे, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एंथैल्पी चेंज है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे। तो फिर देख लीजिए, वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एज रिएक्टेंट। इक्वेशन 2 हमें दे रही है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज रिएक्टेंट। तो 2 मोल करने के लिए इस एंटायर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इस एंथैल्पी चेंज को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये प्रोसेस अब हम यहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। ये अब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
This forms 2 moles of water. This is liquid state. और अब इसको डेल्टा H05 क्या लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, तो अब ये ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस कितना हो जाएगा, इट विल बिकम -571.6 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हमें चाहिए 1 मोल ऑफ मीथेन एज प्रोडक्ट। इक्वेशन 3 हमें दे रही है 1 मोल ऑफ मीथेन एज रिएक्टेंट। तो इस मीथेन को एज प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर लेंगे, और जब रिवर्स करेंगे तो इसकी एंथैल्पी चेंज जो है ये अब +890.4 किलो जूल हो जाएगी। तो इक्वेशन 3 को हम रिवर्स करते हैं। इस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड +2 water, it will form methane gas plus 2 moles of oxygen. Delta H05, sorry 6, now will be equal to plus 890.4 किलो जूल पर मोल। अब आप इन तीनों इक्वेशन को सम अप करें। सम अप जो है ये आपने कैसे करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, कैंसिल करते हैं। वाटर के 2 मोल्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कैंसिल करते हैं। ऑक्सीजन के 2 मोल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कैंसिल करते हैं। तो अब आपके पास नेट जो है वो क्या रह गया, ये कार्बन एज रिएक्टेंट, हाइड्रोजन एज रिएक्टेंट और मीथेन एज प्रोडक्ट। तो कार्बन सॉलिड reacts with the 2 moles of hydrogen gas, it forms methane CH4 gas, और जो डेल्टा H है, डेल्टा H for this reaction, this is equal to sum of delta H4 plus delta H5 प्लस डेल्टा H6। तो ये तमाम वैल्यूज़ आप सम अप कीजिए, इट इज़ इक्वल टू 393.5 प्लस 571.6 प्लस 890.4। तो ये तमाम वैल्यूज़ जब आप सम करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास आएगा, इट विल बी -74.6 किलो जूल पर मोल। तो ये हमने जो हेसिस लॉ अप्लाई करके ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये मीथेन की कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे आप ये अब देखिए कि हेसिस लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने ये तमाम जो है वो 3 स्टेप हैं। जब हमने 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट किया हुआ है, ये सारा 3 स्टेप में, तो ऐसी सूरत में एंथैल्पी चेंज आपके पास आई है 74.6 3 स्टेप में मीथेन की फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप में होता तो ऐसी सूरत में जो है आपके पास जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती, इट विल बी इक्वल टू -74.6 किलो जूल पर मोल ही होती। तो इस तरह यहाँ पे ये एंथैल्पी चेंज हमने इनडायरेक्टली हेसिस लॉ अप्लाई करके मालूम की है।
इक्वेशंस आमतौर पर ये जो है न्यूमेरिकल के साथ दी हुई होंगी। तो अगर ये इक्वेशन ना दी हुई हो तो ऐसी सूरत में आपने इक्वेशन भी खुद लिखनी होगी। ऐसी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एस्टिक एसिड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ enthalpy of formation of acetic acid। इक्वेशन नहीं दी गई न्यूमेरिकल में, हमें साथ जो है हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन खुद लिखनी है। खुद कैसे, अब हम लिखेंगे कि एस्टिक एसिड इज CH3 COOH। दिस इज इन द लिक्विड स्टेट। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी एक थ्योरेटिकल इक्वेशन है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो ये इसके कंपोनेंट एलिमेंट जो हैं ये हमने लिखने हैं। तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, वो हम लिखेंगे एज 2H2। 2 ऑक्सीजन है, वो हम लिखेंगे एज O2। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टिक एसिड। और इसकी एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम मालूम करेंगे। ये हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टिक एसिड मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द कार्बन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एस्टिक एसिड। और अगर ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू सिर्फ दी गई हो तो इसके साथ अब आपने इक्वेशन भी खुद लिखनी होंगी। तो इक्वेशन जो है वो अब आप कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो कार्बन दैट बर्न्स इन द एयर forming carbon dioxide gas, carbon is solid, and delta H naught 1, this is equal to 393.5 kilojoule per mole। दिस इज इक्वेशन 1। हमारे पास सेकंड रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये कैसे होगी, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन द एयर, दैट इज ऑक्सीजन गैस, इट विल फॉर्म लिक्विड वाटर। और इसके लिए एंथैल्पी चेंज है वो कितनी है, डेल्टा H02, इट इज इक्वल टू 285.8 किलोजूल पर मोल। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद एस्टिक एसिड के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एस्टिक एसिड में सिर्फ जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो किसी ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उसको जब बर्न किया जाए तो प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। और किसी हाइड्रोकार्बन को भी बर्न किया जाए तो प्रोडक्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्रोड्यूस होंगे। दिस इज वाटर इन द लिक्विड स्टेट। और इस इक्वेशन को अब आप अगर बैलेंस करें तो ये 2 वाटर आ गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे 6 ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर कीजिए, और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो दी गई है। दिस इज इक्वल टू 875 किलोजूल पर मोल। कॉल इट इक्वेशन नंबर 3।
तो अब आपने पिछले न्यूमेरिकल की तरह इन तीनों इक्वेशन को इस तरह अरेंज करना है कि उसका सम अप करने से आपके पास ये इक्वेशन आ जाए। तो आप स्टूडेंट्स देखिए कि ये इक्वेशन हासिल करने के लिए आपके पास होने चाहिए कार्बन के 2 मोल एज रिएक्टेंट। इक्वेशन 1 आपको देख रही है कार्बन का 1 मोल एज रिएक्टेंट। तो 2 मोल एक्वायर करने के लिए क्या कीजिए, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और एंथैल्पी चेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम अब जो है ये कैसे जो है वो करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस 2 moles of oxygen. It forms 2 moles of carbon dioxide. डेल्टा H नॉट 4, ये इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 393 393.5 393.5 multiplied by 2, this comes to be 787. It is 787 किलो जूल। इसको अब इक्वेशन 4 कह लीजिए। इसके बाद जो है वो अब आप देखिए कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन के 2 मोल एज रिएक्टेंट। इक्वेशन 2 आपको दे रही है हाइड्रोजन का 1 मोल एज रिएक्टेंट। तो 2 मोल एक्वायर करने के लिए इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और एंथैल्पी चेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो फिर इस तरह ऐसा करने के लिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन gas state plus oxygen. The gas state, it forms 2 moles of water and delta H naught 5, ये भी अब हम 285.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 571.6 571.6 किलो जूल। कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। और अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल करने के लिए आपको चाहिए एसिटिक एसिड का 1 मोल एज प्रोडक्ट। इक्वेशन 3 आपको दे रही है एसिटिक एसिड का 1 मोल एज रिएक्टेंट। तो एसिटिक एसिड का 1 मोल एज प्रोडक्ट हासिल करने के लिए क्या कीजिए, आप इस इक्वेशन को रिवर्स कीजिए और जब रिवर्स आप करेंगे तो ये एंथैल्पी चेंज है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो रिवर्सिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को जब आप रिवर्स करेंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड plus 2 moles of water. This is liquid carbon dioxide in gas. This will form acetic acid in liquid state plus oxygen in the gas state. Delta H naught 6, this will now be equal to 875 kilojoule. Call it equation number 6. अब आप इन तमाम इक्वेशन को सम अप करें। ये तमाम इक्वेशन ये हम कैसे जो है सम अप करेंगे, देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कैंसिल करते हैं। वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कैंसिल करते हैं। ऑक्सीजन के जो है वो 2 मोल्स
यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल हैं, तो 2 मोल प्रोडक्ट साइड पे भी हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के 2 मोल्स कैंसिल कर दें। अब बाकी आपके पास क्या रह गया, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen as reactant and 1 mole of acetic acid as product। तो अब आप इन तमाम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लीजिए। 2 moles of carbon plus 2 moles of hydrogen plus oxygen delta H naught F, this will now be equal to sum of delta H naught 4 plus delta H naught 5 plus delta H naught 6। वैल्यूज जो हैं ये आप पुट कीजिए। दिस इज इक्वल टू 787 प्लस 571.6 प्लस 875। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया -483.6 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये भी हमने यहाँ पे जो है वो हेसेस लॉ कैसे अप्लाई किया है। हेसेस लॉ इस तरह अप्लाई हो रहा है कि जब ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये 3 स्टेप में रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसी सूरत में जो एंथैल्पी चेंज आप लोग देख रहे हैं दैट इज 483.6। इसका मतलब है कि रिएक्शन अगर एक स्टेप में कंप्लीट होता तो ऐसी सूरत में भी 483.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती। तो इस तरह हमने इनडायरेक्टली अप्लाई किया है हेसेस लॉ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। मज़ीद न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज पे मौजूद हैं, वो ख़ुद सॉल्व कीजिए। अगर किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो अपने सब्जेक्ट टीचर्स से रब्ता कीजिए। स्टूडेंट्स ये एक और एप्लीकेशन देखिएगा। दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डिटर्मिनेशन of enthalpy of reaction from enthalpy of formations। ये हम कैसे करते हैं, हम तमाम प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो कुछ यूँ है कि सिग्मा सम ऑफ सिग्मा, इसके साथ हम कोएफिशिएंट लिखते हैं क्योंकि हमने तमाम जो है वो प्रोडक्ट्स के मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सिग्मा कोएफिशिएंट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। और इसी तरह हमने कैलकुलेट कर लेना है sum of the enthalpy of formation of all the reactants, sigma coefficient enthalpy of formation of all the reactants। तो एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में से एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस जब हम कर देंगे तो ये डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट आर। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं
कि जब ऑक्टेन C8H18 ये हाइड्रोकार्बन लिक्विड स्टेट में ये बर्न करता है इन द एयर 25 moles of oxygen in the gas state. It forms 16 moles of carbon dioxide in gas state and 18 moles of water in the liquid state. These are the reactants and these are the प्रोडक्ट्स। हमने क्या करना है, हमने तमाम प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, तमाम रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है और जो प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर देनी है। तो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल अब है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H नॉट एफ फॉर ऑक्टेन C8H18 दिस इज इक्वल टू 269 kilojoule per mole. This is equal to 269 kilojoule per mole. जब एलिमेंट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हों, मिसाल के तौर पे O2, H2, N2, Cl2 एक्सेट्रा, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑक्सीजन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इट इज़ इक्वल टू 0 किलोजूल। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो देखनी है। तो डाटा जो अवेलेबल होगा हमें दिया जाएगा, उसमें ये वैल्यूज़ भी दी गई होंगी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ इक्वल टू 393.5 किलोजूल पर मोल, 393.5 किलोजूल पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट विच इज़ वाटर, ये किसके बराबर हो गया, दिस इज़ इक्वल टू -285.8 किलोजूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स अब आप इसमें जो है वो वैल्यूज़ जो है वो पुट कर कीजिए। तो डेल्टा H नॉट R किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा कोएफिशिएंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। तो कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, कोएफिशिएंट का मतलब जो है वो ये है कि 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 16 इंटू enthalpy of formation of carbon dioxide प्लस वाटर के 18 मोल्स हैं, तो 18 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की हो गई, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो 1 मोल जो है ये ऑक्टेन का रिएक्ट कर रहा है। सो 2 मोल्स इसके रिएक्ट कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई। सो 2 मोल्स, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन C8H18
plus enthalpy of formation of oxygen 25 into enthalpy of formation of oxygen. अब ये वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करें. इट विल बी इक्वल टू 16 इंटू -393.5 प्लस 18 इंटू -285.8. ये तमाम प्रोडक्ट की एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन होगी और इसमें से अब माइनस कीजिए 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन 2 इंटू -269 प्लस 25 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन 0. तो ये वैल्यूज़ अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी. इट विल बी इक्वल टू -11,440.4 किलो जूल. ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये कितनी आ जाएगी. इट विल बी इक्वल टू 538. इट विल बी इक्वल टू ये इसमें से आप ये कर लीजिए. दिस इज 538 माइनस 538 किलो जूल. तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1902.4 किलो जूल. This is the enthalpy of reaction which is determined from the enthalpy of formation of reactant and product. स्टूडेंट इस तरह के न्यूमेरिकल जो हैं ये टेक्स्ट में जो है ये बुक में जो है वो दिए हुए हैं. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कोई भी हो सकती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी हो सकती है और जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हो सकती है. लेकिन इसकी डिटर्मिनेशन आपने इसी फार्मूला से मालूम करनी है कि सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उसमें जो है वो इस यही तमाम जो है फार्मूलाज जो हैं से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं. यानी इसी मेथड से आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो मालूम करने होंगे. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से अपनी बुक के मुताबिक रिएक्शन से जो मेथड जो मैंने बताया वो सेम है. आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा. तो किसी पर्टिकुलर जो है वो न्यूमेरिकल में किसी किस्म की हेल्प के लिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर से रब्ता कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.